हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई चीज़ों को और आपको अपने सिलेबस से हर चीज़ देकर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्रेंड्स हैं वही अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये बात जान लीजिएगा, पेपर आपका जल्दी ही होगा, ठीक है। दिसंबर में पेपर होगा हर कीमत पर, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि एक ही महीने बचे हुए, नवंबर टोटली और ये अक्टूबर जा ही रहा है और सीरीज़ भी करनी है, क्वेश्चंस भी करने हैं, काफ़ी चीज़ें कैसे होगा। तो मैं जब पढ़ाई हूँ, सिलेबस देखी हूँ काफ़ी बड़ा है, तो आप थोड़ा सिलेबस पे गौर फरमाइए। सिलेबस बहुत बड़ा है तो कवर करने में वक्त लगेगा, इसलिए फटाफट चीज़ों को कवर अप करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आप लोग को जब मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू बनेगा, तुरंत कॉपी लेके बैठो, तुरंत फटाक से लिख लो, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी को स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो डाउट्स रहते हैं उनको पूछ लिया करिए, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे कि अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, भारत में इनका आगमन कैसे हुआ, इनका जो लड़ाई झगड़ा इन लोगों ने किया, बहुत क्या प्रभाव पड़ा, उन सब के बारे में डिटेल में जाएंगे। तो आराम से पूरी प्रॉपर क्लास एक के साथ एक, जिन्हें पढ़ना है ढंग से पढ़ के अच्छे से ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं इस्लाम का उदय कैसे हुआ। तो इस्लाम का उदय आज से लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। आज समस्त संसार में रहने वाले मुसलमान भले ही भिन्न भिन्न राष्ट्र के नागरिक हों, उनकी भाषाएं पहनावा अलग हो, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो अतीत में ही समाहित है, वहीं से सब कुछ चलता आ रहा है। 600 से लेकर 1200 तक की अवधि में मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का केंद्र बिंदु था। तो ये जो टाइम है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए तुरंत, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो स्रोत में ऐतिहासिक चीज़ें, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, बहुत सारे दस्तावेज, लेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ आदि इतना कुछ अवेलेबल है। इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, फिर हम इनके बारे में और भी जान पाते हैं। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की नींव रखी थी। ये है मेन लाइन जिसका बनेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। इस्लाम धर्म की नींव किसने रखी? पैगंबर मोहम्मद ने रखी। तो इन्होंने क्या किया? अरब में संस्कृति का विस्तार किया, प्रायद्वीप, दक्षिण सीरिया, मेसोपोटामिया तक खूब फैलाया। जहाँ जहाँ तक ये कवर कर पाए वहाँ तक इसके बारे में खूब सारी जानकारियाँ लोगों को दी, लोगों को इसके बारे में बताया, बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो तत्कालीन अरब समाज में कबीलों में बटा हुआ था। तो जैसे आज सोसाइटी है, ऐसे उस समय नहीं था। तो कबीले वगैरह बटे हुए थे, उनका नेतृत्व एक शेख करता था। उनका जो नेतृत्व करने वाला लीडरशिप था, कंट्रोलिंग था, वो एक कोई शेख था, वो करता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंध और व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के साथ के आधार पर चुना गया था। मतलब वो जो वहाँ पर उस बल पर, उस पोस्ट पर बैठा था, वो उसकी कुछ हिम्मत, पावर और कुछ परिवार एकता के साथ में बल पे वहाँ तक चुना गया था। मोहम्मद साहब का अपना कबीला कुरैश था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद साहब का अपना खुद का कबीला कुरैश था, जो मक्का में रहता था। ये लोग अलग अलग दोनों थे, ध्यान से। लगभग 1612 में मोहम्मद मदनी ने स्वयं को पैगंबर घोषित किया और 622 में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना के लिए कूच किया, जो कि हिजरा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मक्का से मदीना के लिए कूच किया, जो हिजरा के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये मोहम्मद साहब की वजह से ये हिजरा शब्द भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। आपको डेट वगैरह और थोड़ा स्थान को ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब वो वहाँ से कूच किए और सब कुछ चला, तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उसी वर्ष हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। तो 633 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात खलीफाओं ने उन्हें इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए, मतलब मजबूत बनाने के लिए काफ़ी अच्छी भूमिका भी निभाई थी। पैगंबर की मृत्यु 632 के आसपास के डिकेड में हो गई थी और आगे चलकर इस्लाम में ये दो लोगों में बट गए थे। एक सिया होते हैं और एक सुन्नी मुसलमान होते हैं। दो ग्रुप होता है ना, कि एक सिया के मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी के होते हैं। दोनों बड़े सहमत के साथ अलग हो गए थे। बड़े बड़े क्षेत्र में प्राप्त विजय ने मदीना में स्थापित खिलाफत को नष्ट कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें फिर एक दूसरे की नकारने लगे थे, काटने लगे थे, मना करने लगे थे। जैसे दिगंबर और पैगंबर लोग बट गए थे, वैसे ये भी बट गए थे।
अब शासन का रूप राजतंत्र ने ले लिया और उम्मयद वंश के राजनेता लगभग 90 वर्ष तक अब्बासियों ने लगभग 2 शताब्दी तक सत्ता में बने रहे और वहाँ पर मतलब काम आते जाते देखते सीखते करते लड़ाई झगड़ा फिर ऐसे ऐसे चलता चला गया था। तो मतलब अगर ये आए प्रश्न एक सिंपल सा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मुझे पूछा जाए कि ये कौन ले आया, तो मोहम्मद पैगंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना। और टाइम जो रहा है वो 600 से लेके 1200 ईस्वी, ये टाइम और ये नाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बाकी स्टोरी के रूप में देखते चलिए, क्वेश्चन जब आता है तो हम करके लिख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है अरबों का आक्रमण। तो ये अरबों का जो आक्रमण भारत में पड़ा वो कब से शुरुआत हुई, तो वो 712 ईस्वी के आसपास की टाइम की बात होती है। तो आक्रमण के कारण का जो इतना सारा आक्रमण एक के बाद एक के बाद एक आक्रमण होते गए थे हमारे यहाँ, तो जो बहुत विशाल तरीके से हुए, कुछ बड़े हुए, जान माल बहुत ज़्यादा गया, वही काफ़ी फेमस हुए। तो आक्रमण का कारण क्या था, होता क्यों था, तो लूट पाट करना। हमारे यहाँ इतना कुछ था, इनको लूट के ले जाए, जिसकी वजह से ये आक्रमण करते थे। तो अरबों का आक्रमण करने का मेन रीजन क्या था, लूट पाट करना। ये लिखने को आएगा, टिक करने को आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे पूरे भारतवर्ष में, जहाँ जहाँ इनका कब्जा होता गया वहाँ पर ये इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और बात रही कि कौन कौन से शुरुआत हुई, तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी, जो अरब की तरफ से भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक आक्रमण हमारे यहाँ होते चले गए थे। चलिए फिर एक एक लोग के बारे में जानते हैं, आखिर ये लोग किए क्या था। जितना बेसिक क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा वही इतना बताएंगे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पहली बात है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम शासक था। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है, मैं बता दे रही हूँ, ध्यान रख लेना, बिल्कुल गलती मत करना। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हजाज का सेनापति के साथ साथ दामाद भी था, ठीक है। ये लोग मतलब एक संबंध में जुड़े हुए थे, ये नहीं था कि लड़ वड़ के पूरा आए हैं, एक को बढ़ाने का नियम इन लोगों में था। 712 में अल हजाज ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कोई अपने आप नहीं आता, कोई ना कोई किसी के पीछे हाथ जरूर रहता है, तो वो उसने उसको इंडिया में भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम के आरंभिक काल में उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपाह सलाहकार था, सब कुछ समझाता, वही गाइडेंस वगैरह। और 17 साल की उम्र में उसे भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने के लिए भेजा। 17 साल का लड़का एक इतना बड़ा युद्ध करने के लिए आएगा, तो सोचो वो कितना उम्र में जाके क्या बनेगा। तो कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वह अल सकीफ कबीले का एक सदस्य था, ध्यान रखिएगा, बेसिक छोटी छोटी बातें। आगे बढ़िए। अब इतनी बातें मुझे आपको सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बतानी, बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं आया है। सिर्फ ये वाला जो प्रश्न है, यही वाली टॉप हेडलाइन का पूछता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारत पर तुर्की का आक्रमण हुआ, ठीक है। तुर्की आक्रमण भी हुआ जिसमें महमूद गजनवी का नाम ज़्यादा आया। तो किसका किसका अलग अलग नाम से कोई फेमस है, उसके बाद में नाम आता जाता है, तो हम उन्हें पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, 1998 और 1030। जैसे भी मर्जी हो वैसे याद कर लो, लेकिन ये भूलो नहीं, ठीक है। जन्म इसका हुआ है 971 में। शासनकाल इसका रहा है लगभग इतने से इतना तक, ठीक है, 1030 तक रहा। उपाधि इस बंदे को सुल्तान की मिली और यामिनी उद्दौला की तथा आमीन उल मिलाल की, अलग अलग नाम से इनको जो है नवाजा गया था। भाई इनके यहाँ भी लड़ाई झगड़े में जंग लड़के आए थे, ठीक है। और मृत्यु इस बंदे की 30 अप्रैल और 1030 में हो गई थी। तो ये थोड़ा सा और ध्यान रखो, खासकर ये डेट याद रखना बस, बाकी नहीं याद रखना कि कितने साल में मरा, कितना जिंदा हुआ, इतना नहीं आना है। देखो अब इनके बारे में क्या है वो जानो। कहते हैं कि महमूद गजनवी सुबुक्तदीन का बेटा था, ठीक है, सुबुक्तगीन का पुत्र था। ये मल्टीपल चॉइस में आता है, ध्यान रखना। 1998 में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनी ने गजनी का शासन, जब पिता मर गया तो बेटा उसकी जगह पर बैठ गया। खलीफा अल कादिर बिलाल ने महमूद को सम्मान का चोंगा दिया, ठीक है। और यामीन उद्दौला ने साम्राज्य के दक्षिण भुजा की तरफ और धर्म संरक्षक की उपाधि वगैरह अलग अलग नवाजा गया, उनको दिया गया। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासक ने प्रारंभ की थी। सुल्तान की जो उपाधि थी, सुल्तान बने हैं ये लोग स्टार्ट किए थे।
और उस समय यह उपाधि बगदाद के खिलाफ ने प्रदान की थी, खलीफा ने प्रदान की थी। मतलब जो राजा अलग अलग प्रांत के लोग हुआ करते थे, जो ज़्यादा अच्छा जाके लड़ाई झगड़ा करता था, उसको जब मन नहीं आता था कोई भी अवार्ड देके नवाज देते थे, हाँ ले लो ये उपाधि तुम ले लो। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक महमूद गजनवी ही था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ सुल्तान के नाम से। महमूद गजनवी जो था वो मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक, पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए काफ़ी जाना गया, खूब बढ़िया साम्राज्य वगैरह फैलाया, बड़ा किया, बुरा और बहुत लोगों को बढ़ाया, जोड़ा, बहुत कुछ किया, तो उसका नाम खूब हो गया। महमूद गजनवी ने 1998 से लेके 1030 भारत पर शासन किया था। ये तारीख पूछता है तो ये तारीख इसीलिए ज़्यादा 3-4 बार बोल चुकी मैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से लेकर 27 तक 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। 17 बार इस बंदे ने आक्रमण किया था, ठीक है, जिसमें से सोमनाथ का मंदिर का पूरा ध्वस्त इसी ने किया था। सोमनाथ मंदिर की लूट इन्हीं के महाशय करतूत है। महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर ही हुआ था। जनवरी 1025 में अनिलवाड़ा पहुंचा और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। तो ये कहाँ पर है और टाइम ड्यूरेशन क्या था, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन कभी कभी 1025, 1026, 1027 ऐसे ऑप्शन में देता तो बच्चे कंफ्यूज होते। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये तारीख पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, सीरीज में पढ़ेंगे तो देख लेंगे आप। महमूद ने मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करे, भोलेनाथ जी का मंदिर है उसको टुकड़ा कर दिया था, इस क्या ही कहें। और टुकड़े करने के बाद गजनी, मक्का, मदीना भिजवा दिया, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये सारे के सारे इसने भेज दिए, तोड़ दिए, खराब कर दिए, नष्ट कर दिए, सब कुछ मिटाने पे था। सोमनाथ की लूट से महमूद ने लगभग 2 करोड़ दिनार की संपत्ति हाथ लगी और ये सब यहाँ से लूट कर ले गया था। समझ में आई बात, लुटेरा कहीं का। भाई पढ़ने के बाद चिढ़ लगती है लेकिन क्या कर सकते, चलो ठीक है, जानो क्या हुआ क्या था, ठीक है। तो ये सोमनाथ की लूट इसके उसमें थी। अब बात कर लेते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण क्या थे। लिखने को आता है महमूद गजनवी के आक्रमण के कोई 2 से 3 कारण लिखिए, आएगा 100% आएगा, लिख के ले लो मेरी बात। पहला पॉइंट, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए शाही वंश पर आक्रमण करना चाहता, अपने राज्य को बचाने के लिए जो और भी लोग उस समय मोटे तगड़े मतलब पावर वाले थे उनको हराना चाहता था ताकि वो उसको मार देंगे। राज्य विस्तार सबसे पहला रीजन था, अपने शत्रु को पराजित करने के लिए धन की आपूर्ति करना। दूसरा क्या था कि अपने विरुद्ध जो भारतीय राजाओं को संगठित और तलबंदी का अवसर नहीं दिया जाता, मतलब कि उसके खिलाफ जो सारे राजा इंडिया वाले हैं वो एकत्रित हो जाएंगे तो उसको मार भगाएंगे, ऐसा वो समझ रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण ही उसने जल्दी जल्दी हर जगह आक्रमण किया, छोटी रियासतों पर जाकर जल्दी धावा बोला। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना इसका गौण उद्देश्य था। उसका एक ये भी था कि हमको इस्लाम के बारे में, मुस्लिम लोगों को ज़्यादा बनाना है, हिंदू लोगों को कन्वर्ट करके मुस्लिम ज़्यादा बनाना है, इस्लाम के बारे में सबको ज़बरदस्ती बनाना है, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के बनाना है। तो ये ऐसी भी नीति इन लोगों के अंदर पनप रही थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि परिणाम क्या निकला। तो उत्तर भारत के राजनीतिक स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन तो हुआ, शुरुआत तो हो गई थी, कहीं ना कहीं से लोग परिवर्तित बहक गए थे। मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से मुस्लिम व्यापारी जो आए थे बिजनेस करने, उनके माध्यम से पश्चिम एशिया तक मतलब व्यापार फैलता, इसका बिजनेस और जो है था वो फैलता गया था, क्योंकि जहाँ उसके एरिया में जो होता था वो लेके आता था, यहाँ बेचता था, तो पैसे मिलते थे, लोगों से बोलचाल हो जाती, क्योंकि ज़रूरत थी तो लोग बोल देते थे। मुस्लिम व्यापारियों के साथ प्रचारकों का भी भारत में प्रवेश हो गया। तो मुस्लिम व्यापारी जब आए तो बहुत सारे लोग प्रचार करें, तो बताया हमारे हमारे धर्म में ये होता है, वो होता है, ढिमकाना है, फलाना है, ये है, वो है, ऐसा चालू हो गया था। तो बहुत कुछ होता, सबका अपना रहता है फिलहाल के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, लाहौर अरबी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। फिर बस अरबी फारसी भी चालू हो गई, ये भाषाएं भी चालू हो गई यहाँ पे। फिर साहित्य आ गया, स्रोत आ गया, अलग अलग लोग आ गए और मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग भी खुल गया कि हम धीरे धीरे करके मुस्लिम शासक अपना स्कूल और वगैरह चीज़ें बनाने लगे थे। तो ये महमूद गजनवी की करी हुई पूरी करामात थी, जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हुई हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने 2 लोगों के बारे में बताया, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी। टाइम ड्यूरेशन बताया, कहाँ पर पैदा हुए थे, किसके पुत्र थे, सब कुछ बताया। तो ऐसे ही छोटे छोटे मतलब कहाँ पर पैदा हुए हैं, इनके किसके पुत्र हैं, कब तक रहे हैं, कब तक शासन किए हैं, क्या बड़ा बनाए हैं, यही प्रश्न आपको हर शासक से पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी के बारे में, अब ये तीसरे हैं, ध्यान रखिएगा, इतना ही टर्म में आएगा, इतना ही बताऊंगी और इतना आप भी पढ़िएगा। अगर आप ठाकुर की बुक से खूब सोच रहे हैं कि मैं 1 बाय 1 करके अंडरलाइन करके पढ़ लूँ, तो आप पढ़ के देख लीजिए, वो आपके और एग्जाम में हो सकता है काम आ जाए, लेकिन आपके D.Ed में नहीं आने वाला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। चलो आ जाओ,
महमूद गजनी भारत में लूटपाट करके वापस चला गया था। तुर्की साम्राज्य की भारत की स्थापना का कार्य जो है मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम मुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम गोरे ने पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखिए, बड़ा टफ नाम है फिलहाल के लिए। तो तुर्की साम्राज्य की भारत में स्थापना का जो काम है वो महमूद गौरी का था। गजनी और हिरात के बीच एक छोटा सा राज्य था गौर, ठीक है। महमूद गौरी ने 1173 के आसपास में वहाँ की सत्ता संभाली थी और वहाँ पर जाकर अपना रहा है, शासन किया और चीज़ों को बड़ा बनाया है, जितना कब्जा कर पाया, तो वो सारे काम भी ये आराम से एक के बाद एक करता चला गया था। तो गौर के सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद गौरी ने गजनवी का गवर्नर बन गया था। फिर उसके बाद और वो भी इंडिया में आया, मार पिटाई और जो जो झगड़ा किया वो सब किया, लूटपाट जो किया वो किया और फैलता चला गया। तो इन सब लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो दी गई हैं, सही है, बट हमें उतना नहीं पूछी जाती। हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में जब हम इनको पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी यहाँ पर अभी हैं जो मैं दिखा दे रही हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे करवा दूँगी, तो आपका ये टॉपिक ऑलरेडी पूरा हो जाए, क्योंकि मैं ये टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन ज़्यादा करवाती हूँ हमेशा, क्योंकि ये थ्योरी के फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा, और हम हमेशा इनके इतने गजनबी, इतने ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमें नहीं याद होता है और आता भी नहीं है डीलेट में। सिर्फ इनके जो कहाँ पर थे, कब पैदा हुए, कब तक शासन किया और इंडिया में क्या नाश किए, इसका पूछा जाता है। तो इनके जितने करामात की चीज़ें वही हमसे डेट में पूछी जाती हैं। बड़ा बड़ा जो झगड़ा, लड़ाई, आक्रमण की, वो पूछा जाता है, तो हम उसको याद करके अपना काम कर लेते हैं। एकदम सिंपल सीधी बात, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आपको उसके मज़ेदार क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करो, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी ही होगी फ्रेंड्स। तब तक मैं एक छोटे सा गैप ले लूँ। चलिए जल्दी से करिए। आप लोग बच्चों ध्यान रखो, जो बच्चों ने नोट्स परचेज़ किया होगा वो अपनी उसी नोट से तैयारी करेंगे, यहाँ से सिर्फ स्टोरी के रूप में सुनेंगे। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बता दे वहाँ पर नहीं मिल रही वो भले लिख लो, बाकी आप उसी से तैयारी करना, उसी से ही पढ़ना, टिल एग्ज़ाम तक उसी से पढ़ना। यहाँ पर ना लिखने की ज़रूरत है ना ही इनसे कुछ करने, ये सिर्फ क्लास आके 2 मिनट 15 मिनट अपना निकालो कीमती और सुन लो कि क्या क्या चीज़ें स्टोरी के रूप में, ताकि वो स्टोरी भी सुने रहो तो बहुत सारी चीज़ें बनाकर भी लिखने में मदद मिल जाती है। समझ रहे हैं बात को कि कैसे कॉपी लिखनी है, क्या काम करना है? समझना वैसे आप बहुत है फिलहाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। पहला यहाँ पर क्या है, मोहम्मद गौरी के बारे में, मतलब कौन था, तो आप क्या समझते हैं या आप क्या जानते हैं? तो आप लिखेंगे मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम गोरे था। मोहम्मद गौरी ने 1176 में गजनी का सिंहासन संभाला था। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गजनी जो है वो जगह है, ठीक है, वो गजनी वाली मूवी नहीं है। दूसरा, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण क्या था, तो इसका पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर हुआ था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण क्या था। दूसरा आक्रमण इनका पटना गुजरात में हुआ था। 1176 में उच्च पर आक्रमण करके भट्टी राजपूत का राज्य छीन लिया था। तो अलग अलग जगह पे जहाँ पे इनको हुआ वहाँ पर ये मारते गए और कब्जा करते चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर है मोहम्मद गौरी ही था तुर्क राज संस्थापक। तो इनके बारे में है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की थी, भारत में, ध्यान रखिएगा, इंडिया में की थी। और मोहम्मद गौरी के समय में ही तराइन के युद्ध भी हुए थे। मोहम्मद गौरी की लड़ाई तो पृथ्वीराज चौहान से हुई। तराइन का जो पहला दूसरा युद्ध हुआ था 1192 के आसपास में, तो वहाँ पर ये लड़ाई इसी बंदे से हुई थी। उसके बाद गौरी को किसने पराजित किया था? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और दिल्ली अजमेर राजा के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और जो गौरी था उसको अपनी मुंह की खानी पड़ी थी और भाग गया था, फिर 2 साल में लड़ने के लिए आया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बारे में पूछा जाता है। तो गजनी वापस जाते समय मार्ग के दैमक नामक स्थान पर 31 मार्च 1206 में उसकी हत्या। तो कुछ लोग कहते हैं कि रास्ते से जा रहा था मर गए, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। तो ऐसे बड़ा मिथ है एक कि अफवाह में भी रहता, लेकिन जहाँ तक सत्य जो है वो यही है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान ने धनुष बाण मारा था और जो कि उसको लग गया था, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई थी। ये एक्चुअल में है, क्योंकि बहुत जगह मैंने बहुत सारी किताबों में स्टोरी के रूप में भी देखा है, सो इसलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन से वंश की नींव डाली मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में नए वंश की नींव डाली थी, जिसको गुलाम वंश कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश था, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, बहुत सारी डिटेल बताऊंगी। इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन, जो स्टोरी जब हमने पढ़ी तो टफ लग रही थी, मैम कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं, आप कंफ्यूज होते हो, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको स्टोरी के रूप में सुन लो कि हाँ एक बंदा था, ऐसे ऐसा आया, ऐसा लड़ाई किया, झगड़ा किया, काम हो गया, लिख लो, डेट वगैरह थोड़ी याद कर लो। बाकी ज़्यादा मज़ा हमको ऐसे क्वेश्चंस करने में, ये हमें एक लाइन का याद रहता है कि हाँ इस क्वेश्चन का था, ये आंसर था,
तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन पहले कोर्स आपके कवर हो जाएंगे और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार रिपीट होंगी उनकी क्लासेस ज़्यादा होंगी। तो आपकी ये क्लास होती है ओवर। मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, जितना होगा उतना सोल्यूशन आपके लिए निकाला जाएगा और हेल्प आपकी की जाएगी। तो अरब में इस्लाम का कब उदय हुआ और भारत में इनका आगमन कब हुआ, इनका क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया में क्या इफेक्ट हुआ, इंडिया में क्या खराब हुआ, ये सारी चीज़ें इनमें थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है। तो थोड़ी थोड़ी मैंने बता दी है और इनमें एक 50-60 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा और हम इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, लोधी वंश, खिलजी वंश इनके बारे में बताएंगे, ताकि आपका ये जो हिस्ट्री है वो आपकी पूरी की पूरी इतिहास खत्म रहेगी। और जल्द से जल्द हो सकता है कि परसों से एक क्लास और करने के बाद हम तुरंत ज्योग्राफी पे आएंगे। तो अक्टूबर में ज्योग्राफी भी पूरी खत्म कर लेंगे, नवंबर में सिविक्स खत्म कर लेंगे। तो आपका सोशल साइंस जो एसएसटी का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो जल्दी से कवर करके हम अपनी क्लासेस को पूरा करेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।